अगर आपको पुराना लेक्चर याद हो तो वहाँ पे हमने डिस्कस करा था डीसी जनरेटर से कैसे हम लोगों ने एसी जनरेटर को इवॉल्व करा था। और मैंने आपको बताया था कि डीसी जनरेटर जो होते हैं उनके अंदर बेसिकली एक स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर की ज़रूरत पड़ती है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ अ डीसी जनरेटर, ये डीसी जनरेटर है और मैंने बताया था कि इसका जो रोटर होता है यहाँ पे एसी बनती है, ठीक है। लेकिन इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग जो स्प्लिट फॉर्म में होते हैं प्लस ब्रशेज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर आपको एसी जनरेट करना है और एसी को जनरेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप वाइंडिंग को रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज द स्टेटर वाइंडिंग विद रोटर वाइंडिंग। यानी कि जो स्टेटर वाइंडिंग तुमने फील्ड वाइंडिंग जो स्टेटर पे की हुई थी डीसी मशीन के अंदर, इसको अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं और रोटर वाइंडिंग जो होती है जिसको हमने बेसिकली आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है जिसको हमने रोटर पे किया हुआ था उसको अगर रिप्लेस कर दें और एक दूसरे के साथ, तो वहां पे हमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग जो तुम्हारी होगी वो स्टेटर पे आ जाएगी जैसा यहाँ देख सकते हो, और फील्ड वाइंडिंग जो पहले डीसी मशीन के अंदर जो रोट स्टेटर पे हुआ करती थी वो अब रोटर पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एडवांटेज है यहाँ पे, ये जो मैंने चेंज किया था, मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन के साथ छोड़ा था जो कुछ गैप रह गए थे। सबसे पहला कि क्या एडवांटेज थे स्टेशनरी आर्मेचर के ओवर रोटेटरी आर्मेचर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये वाइवा में पूछा जाता है और काफी बार ये एग्जाम में भी आया हुआ है कि स्टेशनरी आर्मेचर की क्या एडवांटेज है ओवर रोटेटरी आर्मेचर। दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सिमिलरिटीज क्या है दोनों मशीन के अंदर, यानी कि क्या अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे को फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग से स्टेटर से रोटर पे हटा देते हैं तो क्या कुछ मशीन की में डिफरेंसेस आएंगे, क्या मशीन के ऑपरेशन में डिफरेंसेस आएंगे या सिमिलरिटीज रहेंगी, तो क्या क्या सिमिलरिटीज रहेंगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो गैप था जो मैंने आपको कहा था कि आने वाले समय में हम लोग डिस्कस करेंगे वो था कहां पे हम लोग यूज करेंगे स्टेशनरी आर्मेचर और कहां पे यूज करेंगे रोटेटरी आर्मेचर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, यानी कि क्या हर बार हम लोग अगर स्टेशनरी आर्मेचर बहुत अच्छा है तो हर जगह क्या स्टेशनरी आर्मेचर यूज करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, या कभी कभी रोटर पे भी आर्मेचर वाइंडिंग लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आंसर देने के लिए मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एडवांटेज क्या होते हैं रोटेटिंग फील्ड और स्टेशनरी आर्मेचर के, ठीक है। सबसे पहले अगर सिमिलरिटी के साथ शुरू करें तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले अगर सिमिलरिटीज क्या है तो फॉर एग्जांपल दिस वन इज द, ये मेरे पास सेटअप है, ये डीसी जनरेटर में आपने कुछ इस तरीके का सेटअप देखा होगा डीसी जनरेटर में, जहां पे फील्ड वाइंडिंग आपके स्टेटर पे होती है और आर्मेचर वाइंडिंग यानी कि एक कंडक्टर मैंने लिया सिंगल कंडक्टर, ठीक है, ये रोटर पे है। तो अगर मैं इस कंडक्टर को यहाँ से मूव कराऊं, ये 1 पोजीशन है, यहाँ से इस तरीके से अगर मैं इसे मूव करा तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो कुछ ये अरेंजमेंट बना सकता हूँ। ये नॉर्थ पोल होगा, इसको मैंने अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करके रख दूं तो ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दिखेगा। यहाँ पे 1 पोजीशन पे है कंडक्टर, देन 2 पे आएगा तो नॉर्थ पोल के सामने आ जाएगा, देन 3 पे आएगा तो नॉर्थ और साउथ के बीच में आएगा जैसा कि बनाया हुआ है, देन 4 पे आएगा तो साउथ के सामने आ जाएगा, एंड देन लास्ट में जब 5th पोजीशन पे आएगा तो वापस से यहाँ पे आ जाएगा, यानी 5th और 1st पोजीशन एक दूसरे के सेम है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर मैं मान के चलता हूँ कि नॉर्थ पोल के सामने हमारे पॉजिटिव पीक मिलेगी और साउथ पोल के सामने मुझे नेगेटिव पीक मिलेगी, तो देखो कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म जनरेट होगी जहां पे ये टाइम हो गया या फेज कह लो या एंगल कह लो, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर जो होगी ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, कोई भी मैग्नीट्यूड आपका ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जो वोल्टेज ले लेते हैं, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू, तो वोल्टेज जो तुम्हें मिलेगा वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जैसे ही आप मैक्सिमम वैल्यू नॉर्थ के सामने जब पहुंचोगे तो मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा 2 पे, देन 3 पे 0 हो जाएगा। रीजन क्या है, 3 पे हम लोग मिड में होंगे नॉर्थ और साउथ के, देन फाइनली 4th पे मुझे नेगेटिव डायरेक्शन मैक्सिमम मिलेगा, अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि साउथ पे मुझे नेगेटिव की पीक मिलेगी, देन 5th पे वापस से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की एसी वेव मुझे देखने को मिलेगी। नाउ एक सेकंड केस ले लेते हैं। अब की हमने क्या करा, रिवर्स कर दिया केस। रिवर्स क्या करा है, मैंने क्या करा है, आर्मेचर वाइंडिंग जो है उसको रोटर पे ना लेके स्टेटर पे ले लिया, यानी कि कंडक्टर स्टेटर पे ले लिया है, और जो मैग्नेट थी नॉर्थ साउथ जो पुराने केसेस में हमने स्टेटर पे ली हुई थी उसे रोटर पे ले लिया है। यानी कि इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस केस में मैग्नेट घूमेगी इस तरीके से, यानी कि नॉर्थ पोल पहले 1 पे जाएगा, नॉर्थ पोल पहले 1 पे जाएगा, फिर नॉर्थ पोल 2 पे आएगा, देन 3 पर नॉर्थ साउथ दोनों आमने मतलब इस तरीके से होंगे इन कंडक्टर्स के लिए, देन 4 पे इस कंडक्टर के सामने साउथ पोल आ जाएगा, देन 5th केस जिसमें साउथ पोल भी चला जाएगा, ठीक। तो अगर इस कंडक्टर के रेफरेंस में बनाए, इस कंडक्टर के, तो देखो 1 पे नॉर्थ पोल यहाँ पे है, 2 पे नॉर्थ पोल कंडक्टर के बिल्कुल सामने है, देखो ये वाला केस है। 3 पे क्या है, नॉर्थ पोल अगेन हॉरिजॉन्टल है और साउथ पोल है, बीच की पोजीशन है। 4 पे देखो, जब अगर 4 पोजीशन की बात करी जाए तो 4 पे जब घूम के आएगा तो ऊपर क्या चला जाएगा, 4th पॉइंट पे जब मैग्नेट उल्टा होकर घूमेगी तो ऐसे केस में साउथ पोल ऊपर होगा, नॉर्थ नीचे होगा, नॉर्थ नीचे होगा और साउथ कहाँ होगा, ऊपर होगा। कंडक्टर के सामने कौन सा होगा, साउथ होगा। देन फाइनली हमारे पास 5th पोजीशन जिसमें अगेन फिर से हॉरिजॉन्टल केस हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा केस पर्टिकुलर देखें तो इस केस में भी अगर मैं एसी को ड्रॉ करूं और
और ये मान के चलूँ कि नॉर्थ के जब इस कंडक्टर के सामने से नॉर्थ पोल गुजरेगा तो मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा और जब साउथ पोल गुजरेगा तो मैक्सिमम नेगेटिव पीक मिलेगी। तो अगर ऐसे केस को हम लोग देखें तो फिर से मुझे एसी वेव देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके की एसी वेव मेरे सामने आएगी। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, ये वाला अगर इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट की बात करें तो ये है तुम्हारा स्टेशनरी आर्मेचर, ठीक है, एंड रोटेटरी फील्ड। ठीक है, और ये वाला जो पुराना वाला केस था, इस केस को अगर मैं लिख लेता हूं, इस केस की अगर बात कर लेते हैं, ये कौन सा है, इसमें तुम्हारा स्टेशनरी फील्ड और रोटेटरी आर्मेचर। ठीक है, यानी कि अगर आर्मेचर रोटेट कर रहा है और फील्ड स्टेशनरी। ठीक है, तो देखो दोनों ही केसेस में, अगर मैं दोनों केसेस की बात करता हूं तो दोनों केसेस के अंदर मुझे देखो सेम एसी वेव देखने को मिल रही है। चाहे ये वाला केस ले लो, चाहे ये केस 1 था, केस 1 ले लो। ये कौन सा केस है, ये केस है आपका डीसी जनरेटर का, ये है डीसी जनरेटर का केस ले लो। चाहे तुम एसी जनरेटर केस ले लो, एसी जनरेटर का, दोनों ही केसेस में आप देख सकते हो सेम एसी वेव, मुझे सेम साइनसोइडल वेव देखने को मिलेगी। यानी कि इन बोथ द केसेस जो प्रोड्यूस सेम एसी वेव फॉर्म, यानी कि दोनों के दोनों केसेस जो हैं वो सेम एसी वेव फॉर्म को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, यानी कि अगर तुम्हारे दोनों केसेस सेम एसी वेव फॉर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सिमिलरिटी आई होप आपको समझ में आई होगी। चाहे आप रोटेटिंग फील्ड ले लो, चाहे आप स्टेशनरी फील्ड ले लो और रोटेटिंग आर्मेचर ले लो, दोनों ही केसेस में एसी तुम्हें सेम मिलेगी। यही इनके बीच की सिमिलरिटी, यानी कि फ्लक्स कटिंग एक्शन से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कंडक्टर्स के अंदर वो सेम एसी वेव का होगा। यानी कि यहाँ पे भी साइनसोइडल एसी वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पे भी साइनसोइडल एसी वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिमिलरिटी होती है चाहे आप कोई भी केस ले लो। अब बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की। तो डिफरेंसेस बेसिकली 5 डिफरेंसेस मैं इस लेक्चर में आपके सामने डिस्कस करूंगा और एक-एक करके हम उनको देखेंगे। 5 डिफरेंसेस की बात करें तो एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, देन स्लिप रिंग, इंसुलेशन, रोटर का वेट एंड लास्ट में वेंटिलेशन बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग से केसेस हैं, सारे केसेस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन से शुरू करते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए तो अगर मैं दोनों का स्ट्रक्चर बना दूं, यानी कि ये वाला केस है तुम्हारा डीसी जनरेटर का एंड दिस वन इज द एसी जनरेटर केस। अगर डीसी जनरेटर केस, ठीक है, तो जरा डीसी जनरेटर केस को बहुत ध्यान से देखो तो इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो रोटर के ऊपर की गई होती है। और तुम लोग जानते हो बहुत अच्छे से कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत पड़ती है। और ऑब्वियस ही बात है क्योंकि आर्मेचर जो होती है, मैंने आपको बताया पुराने लेक्चर्स में, आर्मेचर वाइंडिंग की जो तुम्हारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है यही तुम्हारी सप्लाई से लिंक करती है। चाहे तुम्हारी मोटर हो या जनरेटर हो, जो 2 तार तुम्हारे मोटर के बाहर आ रहे होते हैं डीसी मशीन के, वो आर्मेचर वाइंडिंग के ही होते हैं। चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, कोई भी मशीन क्यों ना हो, जो 2 तार आपके सप्लाई के बाहर आ रहे होते हैं वो हमेशा के हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग के होते हैं। फील्ड वाइंडिंग उसके साथ कनेक्ट हो भी सकती है, परमानेंट मैग्नेट है तो कोई तार की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं कनेक्ट है, परमानेंट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ले रहे हो, तो ऐसे केस में फील्ड वाइंडिंग शंट सीरीज इस तरीके से जुड़ी होती है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ ही। ऑलरेडी हम लोग डीसी मशीन की फैमिली डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे ये चीज देखी थी। ठीक, तो जो यानी कि देखो तो सप्लाई से लिंक कर रही है और ऑब्वियस चीज है, अगर सप्लाई से लिंक कर रही है तो हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है और वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, d∅dt इंटू एन, ये ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स को यानी कि राइज अप करना पड़ेगा। इसीलिए आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है उनके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऑब्वियस चीज़ है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो इनका कंस्ट्रक्शन जो होगा कुछ हैवी कंस्ट्रक्शन होगा और नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से, यानी कि ये वाला देखो जैसे यहाँ पे डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर जो हैवी वाइंडिंग है, यानी कि हैवी वाइंडिंग कह सकते हैं या कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे, लार्ज टर्न वो कहाँ पे होंगे, वो रोटर पे होंगे। ठीक है, रोटर पे होंगे। जबकि अगर एसी जनरेटर की बात की जाए, एसी जनरेटर मैंने क्या करा था, आर्मेचर वाइंडिंग को हमने स्टेटर पे शिफ्ट कर दिया था और फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे। तो ऐसे केस में देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जो ज्यादा टर्न्स है, यानी कि लार्ज टर्न्स कहाँ पे हैं, लार्ज टर्न तुम्हारे स्टेटर पे हैं। ठीक है, जबकि जो तुम्हारे मिनिमम टर्न्स है, यानी कि जो स्मॉल टर्न्स है, फील्ड वाइंडिंग में हम सब लोग जानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्न्स या वाइंडिंग मटेरियल हमें बहुत कम लगता है, ऑब्वियस चीज है, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है उसके ऊपर ज्यादा फ्लक्स कटिंग एक्शन जरूरत पड़ती है। फील्ड वाइंडिंग में नॉर्मली आप कर सकते हो। तो जो जो फील्ड वाइंडिंग जो होगी उसमें जो स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, थोड़े से जो टर्न्स की जरूरत होगी, वो कहाँ पे होंगे, वो होंगे तुम्हारे रोटर पे इन केस ऑफ एसी जनरेटर। तो ये इनके कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है।
नाउ सेकंड डिफरेंस होता है स्लिप रिंग का। स्लिप रिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। स्लिप रिंग के बारे में मैंने बहुत बार चर्चा की हुई है। मैंने आपको बताया था कि स्लिप रिंग का काम क्या होता है। स्लिप रिंग का जो मेन पर्पस होता है वो होता है एक स्लिप रिंग प्लस ब्रशेस, वैसे बेसिकली हमेशा लिखा जाता है। और इनका जो मेन काम होता है वो होता है कि एक स्टेशनरी पार्ट को एक रोटेटरी पार्ट से कनेक्ट करना। मैंने आपको पुराने लेक्चर में बताया था कि मशीन गोल गोल घूम रही होती है। ऐसे केस में अगर तुम्हें बाहर से सप्लाई लेनी है, देनी है और घूमने वाली चीज को लेनी है तो तुम्हें स्लिप रिंग और ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। नाउ अगर बात कर लेते हैं एसी जनरेटर की, 3 फेज एसी। अगर मान लेते हैं 3 फेज एसी है, ठीक है, तो ऐसे केस में 3 फेज हैं, आर, वाई और बी। अगर 3 फेज की तुम्हें बाहर लेने हैं तो तुम्हें 3 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। स्प्लिट रिंग नहीं होंगे, याद रखना। स्प्लिट रिंग तुम्हारे नहीं होंगे, क्योंकि स्प्लिट रिंग जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये तुम्हारे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये कहाँ यूज होती है, ये होती है डीसी जनरेटर में। ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं एसी जनरेटर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे 3 कंप्लीट रिंग, ये कौन से स्लिप रिंग होंगे, ये होंगे तुम्हारे कंप्लीट रिंग, पूरे के पूरे 3 कंप्लीट रिंग की जरूरत पड़ेगी अगर आप एसी जनरेटर को ड्रॉ कर रहे हो। ठीक, तो एसी जनरेटर में तुम्हें 3 कंप्लीट, यानी कि अगर एसी जनरेटर में तुमने क्या करा है, आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे रखा है, इन केस ध्यान से समझना, अगर आपने आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे रख दिया है और फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पे रख दिया है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आपको जो रोटर पे 3 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। वहीं पे अगर तुमने उल्टा लिया है, यानी कि जैसे नॉर्मली मैंने बताया हुआ है, अगर आपने फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रखा है और आर्मेचर वाइंडिंग को क्या करा है, स्टेटर पे किया है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर तुम्हें आर्मेचर वाइंडिंग क्योंकि स्टेटर पे है तो जीरो स्लिप रिंग, कोई भी स्लिप रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी एसी के लिए। जीरो स्लिप रिंग, जीरो स्लिपरिंग फॉर एसी। एसी के लिए कोई स्लिपरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि तुमने फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको तुमने रोटर पे किया हुआ है, फील्ड वाइंडिंग आप जानते हो डीसी होती है, तो डीसी के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये आपको स्लिपरिंग देने पड़ेंगे, यानी कि 2 स्लिपरिंग की जरूरत पड़ेगी। आई होप जी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो 2 स्लिपरिंग की जरूरत पड़ेगी डीसी केस में, और एसी केस में कोई स्लिपरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यानी कि अगर हम बात करी जाए इसमें कौन जीता, तो फॉर एग्जाम्पल यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे लेता हूं, फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पे, तो ऐसे केस में मुझे 3 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ रही है। जबकि अगर मैं क्या करता हूं, आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे और फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे लेता हूं तो 2 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ रही है। यानी कि ये वाला कंस्ट्रक्शन हमारा विनर है और ये बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है। ठीक, तो यानी कि दूसरे केस में, स्लिप रिंग केस में, विनर इज द सेकंड, यानी कि जो हमने प्रपोज कंस्ट्रक्शन किया है, आर्मेचर वाइंडिंग को जो हमने रोटर पे ना लेके स्टेटर पे लिया है, वो अच्छा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, पुराने केस को भी एक बार देख लेते हैं, ये मैं बताना रह गया था कि इनमें कौन सा अच्छा है। तो देखो हमने क्या करा, अगर ये वाला पहला वाला कन्वेंशन फॉलो करते हैं, ओल्ड कन्वेंशन, अगर मैं क्या करूं, थर्ड पूरी 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग को इस रोटर पे डाल दूं, तो ये क्या होगा, हैवी होगा और इसको कंस्ट्रक्ट करना काफी टफ काम होगा। जबकि इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ टन्स का स्टेटर पे है, इजी टू कंस्ट्रक्शन, इसलिए यहाँ पे भी ये वाला साइड हमारा जीता है। विनर कौन सा है, केस 2 इज द विनर, यानी कि जिसमें रोटेटिंग फील्ड है और मतलब स्टैटिक आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में यही केस जीत रहा है। थर्ड केस देख लेते हैं। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि इंसुलेशन जो होता है, इंसुलेशन कितना देना है या कितना ज़रूरी है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर, जितने वोल्टेज के साथ आप लोग डील कर रहे हो। वहीं पे जो एरिया होता है कंडक्टर का, यानी कि कंडक्टर की जब सिलेक्शन किया जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ करंट किया जाता है कंडक्टर का, और इंसुलेटर का जो सिलेक्शन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज किया जाता है, हमेशा याद रखना। तो अगर बात करी जाए एसी की, तो एसी जनरली हम लोग जो अल्टरनेटर, जो एसी जनरेटर हम लोग बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो डिज़ाइन किया जाता है 11 किलो वोल्ट को बनाने के लिए। जनरली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि बहुत ही हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज के लिए एसी जनरेट करने के लिए हम लोग अल्टरनेटर का डिज़ाइन करते हैं। जबकि डीसी की बात कर ली जाए तो डीसी का काम जो होता है वो एक्साइट करना काम होता है, सिंक्रोनस जनरेटर या कोई भी अल्टरनेटर में इसका काम होता है एक्साइट करना, फील्ड वाइंडिंग, यानी कि यूजफुल फ्लक्स को जनरेट करना, इसका काम होता है डीसी वाइंडिंग का। ठीक, तो क्योंकि तुम्हें यूजफुल फ्लक्स जनरेट करना है, और फ्लक्स जो होता है वो कितना डिपेंड करता है, एमएफ पे। एमएफ होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, तो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स और कम करंट से हमारा काम हो जाता है, यानी कि स्मॉल वोल्टेज की जरूरत है। तो करंट की जो वैल्यू होती है एक एम्पेयर या अप्रॉक्स, उससे कमी में ही काम हो जाता है। तो यानी कि अल्टीमेट जो बात समझ में आई कि हमें डीसी कितनी चाहिए, बहुत लो वोल्टेज की डीसी चाहिए, जबकि एसी बहुत हाई वोल्टेज की चाहिए। ठीक, तो अगर तुम्हें एसी वेरी हाई वोल्टेज और डीसी वेरी लो वोल्टेज की चाहिए, तो इन दैट केस हमें क्या होगा, एसी के केस में, यानी कि एसी जहां होगी वहां मुझे हाई इंसुलेशन देना पड़ेगा, हाई इंसुलेशन। एक बात समझ में आ गई। दूसरा जो है डीसी सप्लाई जहां डील कर रहा हूं मुझे लो इंसुलेशन से काम चल जाएगा। ठीक है, अब इतनी चीज क्लियर हो गई ना। अगर बात करी जाए स्टेटर और रोटर की, तो तुम्हें ये बात एकदम क्लियर होंगी कि स्टेटर को अगर कोई रुकी हुई चीज है स्टेटर, उस पे इंसुलेशन देना ईजी है, ईजी टू इंसुलेट।
ठीक है, यानी कि कोई चीज़ अगर घूमने वाली है, कोई चीज़ सॉरी रुकी हुई है तो उसको इंसुलेट करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू कोई चीज़ अगर रोटेटिंग है यानी कि रोटेट कर रही है, घूम रही है, उसको इंसुलेट करना टफ काम होता है यानी कि हार्ड टू इंसुलेट। ठीक है, इसको इंसुलेट करना थोड़ा-सा टफ काम होता है। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन यानी केस 1 की बात करी जाए, मॉडल 1 की, ठीक है? तो ऐसे केस में अगर बात की जाए आर्मेचर वाइंडिंग अगर मैंने रोटर पे कर रखी होगी, ठीक? तो ऐसे केस में जो तुम्हारा इंसुलेशन होगा, हाई इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हाई इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? हाई इंसुलेशन दोगे और हाई इंसुलेशन कहाँ दोगे? एसी में दोगे, आर्मेचर वाइंडिंग में हाई इंसुलेशन दोगे और क्योंकि ये हाई जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये तुम्हारी रोटर पे है, तो इसीलिए क्या होगा? हार्ड टू इंसुलेट। ठीक है? देखो मैंने बताया एसी को हाई इंसुलेशन की ज़रूरत है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या बन रही है? एसी बन रही है। एसी बन रही है तो इसे हाई इंसुलेशन की ज़रूरत है यानी कि बहुत ज़्यादा इंसुलेट करना पड़ेगा और हार्ड क्यों है? क्योंकि ये आर्मेचर वाइंडिंग तुम्हारी रोटर पे है, तो इसीलिए हार्ड टू इंसुलेट है। मैंने तुम्हें बताया था कि रोटर पे जब हम लोग इंसुलेट करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी टफ काम होता है इंसुलेट करना। इसीलिए जो केस 1 है, इस केस में मुझे जब इंसुलेशन करना चलूँगा तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ेंगी, काफ़ी मुश्किल काम होगा इंसुलेशन प्रोवाइड करना, ठीक है? और फील्ड वाइंडिंग जो कि क्या है डीसी है, तो इसको इंसुलेट करना आसान है और आसान भी है प्लस हमने इसे कहाँ कर रखा है? लो इंसुलेशन की ज़रूरत है डीसी है और स्टेटर पे तो ईज़ी टू इंसुलेट। तो सोचो कम इंसुलेशन देना है तो कम इंसुलेशन हम लोग स्टेटर पे दे रहे हैं, ईज़ी तरीके से दे रहे हैं और जहाँ ज़्यादा इंसुलेशन देना है वो हम लोग टफ तरीके से दे रहे हैं। तो ऐसा मॉडल फेल होने की कगार पे होता है और इसीलिए ये मॉडल हम लोग प्रेफ़र नहीं करते हैं। जबकि अगर इस पर्टिकुलर मॉडल की बात की आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर एसी बन रही है और ये आर्मेचर वाइंडिंग तुमने किस पे किया हुआ है? स्टेटर पे। तो क्योंकि एसी है तो हाई इंसुलेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी, हाई इंसुलेशन और स्टेटर पे किया है तो ईज़ी टू इंसुलेट। समझ रहे हो? यानी कि जो हेवी इंसुलेशन है वो कहाँ दे रहे हो? ईज़िली दे रहे हो, स्टेटर पे दे रहे हो और स्टेटर पे इंसुलेट करना आसान है। इसीलिए ऐसे मॉडल जो होते हैं इनको हम कहते हैं ईज़ी टू इंसुलेट मॉडल। ये जो मॉडल होता है यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको इंसुलेट करना बहुत आसान है क्योंकि हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो एसी वाइंडिंग है, जो हाई वोल्टेज है वो स्टेटर पे है और स्टेटर पे हम लोग ईज़िली इंसुलेट कर सकते हैं। ठीक है? समझ में आ गई होगी? तो क्योंकि इंसुलेशन हम लोग इस सेकंड मॉडल में ईज़िली कर रहे हैं अच्छा इंसुलेशन, बल्कि ये वाला मॉडल इंसुलेशन में फेल हो जा रहा है, इसीलिए ये वाला बेस्ट मॉडल है। यानी तीसरे में भी जो तुम्हारा तीसरा डिफरेंस में भी जो तुम्हारा सेकंड मॉडल है वो अच्छा मॉडल में काउंट होगा। रोटर वेट की बात कर लेते हैं। रोटर वेट में भी ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, लगभग-लगभग तुम्हें क्लियर होगा। एक बार मैं उसके ऊपर आप लोगों को नज़र डालता हूँ। तो पहला केस यानी कि मॉडल 1 अगर हम लोग मॉडल 1 की बात करें इस पर्टिकुलर केस के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग जो कि हाई कह सकते हैं कॉपर वाइंडिंग होती है या लार्ज नंबर टर्न्स वाइंडिंग है, लार्ज टर्न्स वाइंडिंग या हाई कॉपर वाइंडिंग। इसके अंदर कॉपर का मतलब कॉपर वाइंडिंग हाई मतलब क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा टर्न्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉपर लगेगा, काफ़ी कॉपर लगेगा तो मोर वेट ऑन रोटर यानी कि रोटर के ऊपर काफ़ी वेट दे रहे हो। यानी कि अगर पहला वाला स्ट्रक्चर यूज़ करोगे तो ऐसे केस में जो रोटर होगा वो बहुत हैवी हो जाएगा। बहुत हैवी होगा तो मोर इनर्शिया यानी कि उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा और अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा तो डिफ़िकल्ट होगा इसको रेटेड स्पीड पे रोटेट करवाना ईज़िली मतलब ठीक है? यानी कि इट टेक्स लार्ज टाइम टू रोटेट एट रेटेड स्पीड यानी कि अगर तुम्हें एक सीधी-सी बात है, अगर बहुत हेवी रोटर ले लोगे, तो उसको रेटेड स्पीड पे जब रोटेट कराने चलोगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी उसे रेटेड स्पीड पे ले जाने के लिए, इसीलिए इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एक ऐसा ये वाला अगर मॉडल 1 का हम लोग अल्टरनेटर यूज़ करते हैं, जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग मेरी रोटर के ऊपर है, तो ऐसे केस में मोर वेट ऑन रोटर, मोर इनर्शिया और ज़्यादा इनर्शिया तो यानी कि उसको स्टार्ट करके रेटेड स्पीड पे ले जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग मॉडल 2 की बात करें मॉडल 2 तो ऐसे केस में क्या है मॉडल 2 में आर्मेचर वाइंडिंग तुम्हारी रोटर पे स्टेटर पे है यानी कि हैवी वेट वाइंडिंग किस पे है तुम्हारी स्टेटर पे की गई है जबकि फील्ड वाइंडिंग देखो थोड़े से स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स है तो लेस वेट ऑन रोटर यानी कि रोटर के ऊपर वेट कम है तो लो इनर्शिया है और इनर्शिया कम है तो ऐसे में जो रेटेड स्पीड होती है एनएस सिंक्रोनस स्पीड वो इजीली यानी कि लो टाइम यानी कि लेस टाइम में बहुत कम टाइम में एनएस अचीव कर लेंगे यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन कह लो या पिकअप कह लो वो बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं सॉरी इसका जो हम लोग कह सकते हैं जो टाइम लगेगा अचीव करने में रेटेड स्पीड वो बहुत कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट केस यानी कि पहले मॉडल के मुकाबले में अगर पहले मॉडल में आप ऑन कर रहे हो बटन को और रोटर को सॉरी घुमाने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको घुमाने में क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा ठीक है जबकि दूसरा वाला केस जल्दी से अपनी स्पीड को अचीव कर लेगा तो ये अगेन सेकंड केस इज द विनर मॉडल 2 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उसमें रोटर जो होता है उसके ऊपर वेट काफ़ी कम होगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट केस।
नाउ अगर फिफ्थ केस की बात कर लेते हैं, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन की अगर बात कर ली जाए तो देखो क्या होता है, वेंटिलेशन की क्यों जरूरत पड़ती है आपको पता होगा। वेंटिलेशन का काम होता है कूलिंग का, यानी कूलिंग करने का। अब ये क्यों जरूरत पड़ी, तो भाई अगर हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग को ध्यान से देखें, आप जानते हो किसी भी वायरिंग में जब करंट फ्लो करता है तो वहां पे आई स्क्वायर आर लॉसेज होते हैं, आई स्क्वायर आर हीटिंग होते हैं, ठीक। तो क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, ज्यादा हैवी करंट फ्लो करेगा, आई जो आर्मेचर करंट होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फील्ड करंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई स्क्वायर आर लॉसेज भी बहुत ज्यादा होंगे। जबकि फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्योंकि नंबर करंट जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है आई एफ, वो काफी ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू आईए, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉसेज बहुत कम होंगे। देखो यहाँ पे केवल इतना सा आर्मेचर हीटिंग लॉस हो रहा है, जबकि जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसके अंदर बहुत ज्यादा हीटिंग लॉसेस हो रहे हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई। यानी कि तुम्हें एक्स्ट्रा कूलिंग कहाँ देनी है, तो कूलिंग की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो किसमें, वो है आर्मेचर में। आर्मेचर वाइंडिंग को कूल करने की मेन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जबकि फील्ड वाइंडिंग की बात करें तो लेस कूलिंग से भी काम चल जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट इसमें बन नहीं रही है, ठीक है। ओके, ना अगर बात कर ली जाए, अगर हम लोग बात करते हैं कि मॉडल की, तो अगर हम लोग कूलिंग की बात करें तो हाइड्रोजन कूलिंग दी जाती है अल्टरनेटर में। अगर आप कभी बीएचईएल प्लांट जाओ विजिट करना हरिद्वार में, तो वहां पे आप लोग देखोगे कि हाइड्रोजन कूलिंग दी जाती है अल्टरनेटर्स में। हाइड्रोजन कूलिंग क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो ये जो कंडक्टर्स होते हैं आर्मेचर के, इनको हॉलो कंडक्टर रखा जाता है, यानी कि ये सॉलिड कंडक्टर नहीं होते, अंदर से हॉलो होते हैं। ऊपर ऊपर कॉपर होता है, ये होता है तुम्हारा कॉपर वाइंडिंग, कॉपर कंडक्टर होता है ये। और अंदर जो होता है वो हॉलो होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर से हाइड्रोजन गैस को इंजेक्ट करते हैं, अंदर की तरफ भेजते हैं। तो बहुत ही हाई प्रेशर से हाइड्रोजन गैस को इन कंडक्टर्स के अंदर फ्लो करवाया जाता है। और क्योंकि हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है कूलिंग गैस होती है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इन कंडक्टर्स को कूल डाउन करने के लिए। ये सबसे बेस्ट कूलिंग का प्रोसेस है, यानी कि बहुत हैवी कूलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। नाउ अब ये चीज समझ में आ गई। अब एक बात सोच के देखो, अगर ये तुमने आर्मेचर वाइंडिंग तुमने रोटर पे कर दी, तो सोचो कैसे तुम हाइड्रोजन के प्लांट को इससे कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो क्योंकि कंडक्टर्स रोटे अंदर जो होंगे हॉलो होंगे, लेकिन क्योंकि वो लगातार घूम रहे होंगे, तो इस तरीके का कोई स्लिपरिंग टाइप का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि हम लोग स्लिपरिंग और ब्रशेस से इसको कनेक्ट कर दें हाइड्रोजन गैस को। तो ऐसे केस में ये संभव ही नहीं है, यानी किसी भी रोटेटरी पार्ट को हम लोग हाइड्रोजन गैस इसके अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए जो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से, मतलब ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, वो आर्मेचर वाइंडिंग जो तुम्हारी है ये किस पे की जाती है, स्टेटर पे की जाती है। वहीं पे अगर फील्ड वाइंडिंग की बात की जाए, तो फील्ड वाइंडिंग के केस में बहुत सिंपल है। फील्ड वाइंडिंग में मुझे कम कूलिंग की जरूरत है, तो इतनी कूलिंग तो रोटेट होते ही मिल जाती है। यानी कि जब कोई चीज रोटेट होती है तो एयर कूलिंग जिसे कहते हैं ना, एयर कूलिंग, नेचुरल एयर कूलिंग, ठीक है। तो नॉर्मली एयर कूलिंग जो होती है, नेचुरल एयर कूलिंग, वो कब होती है, जैसे कोई भी चीज रोटेट होती है तो हवा उसको कूल करने की कोशिश करती है, आसपास की हवा। तो इतने ही कूलिंग से फील्ड वाइंडिंग का काम चल जाता है। यानी फील्ड वाइंडिंग के लिए नेचुरल एयर कूलिंग काम कर जाएगी। तो अगर ये रोटेट होगा तो इसमें तुम्हें किसी भी तरीके की हाइड्रोजन कूलिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिना हाइड्रोजन कूलिंग के भी काम चल जाएगा। लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग क्योंकि इतनी हैवी है, इसको लॉसेस बहुत ज्यादा है, तो वहाँ हाइड्रोजन कूलिंग की जरूरत है। और ऐसे केस में हाइड्रोजन कूलिंग करने के लिए हॉलो कंडक्टर चाहिए। और हॉलो कंडक्टर में हाइड्रोजन कूलिंग तभी हो पाएगी जब तुम्हारे आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ हो, स्टेटर पे हो, ठीक। समझ में आ गया होगा। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, भाई हमने सारे फायदे देख लिए, सारी चीजें देख ली, और सारे केसेस में, यानी कि पांच के पांचों केसेस में हमारा मॉडल नंबर 2 जीत गया मॉडल नंबर 1 से। यानी कि क्या कंक्लूजन निकल के आया कि कंडक्टर जो है तुम्हारे, आर्मेचर वाइंडिंग है वो कहाँ होनी चाहिए, आर्मेचर वाइंडिंग तुम्हारी स्टेटर पे होनी चाहिए, और फील्ड वाइंडिंग तुम्हारी कहाँ होनी चाहिए, रोटर पे होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि जितने भी हमने पुराने केसेस देखे, अगर उसे समअप करूं, तो मैंने देखा कि आर्मेचर वाइंडिंग है वो कहाँ होनी चाहिए, वो स्टेटर पे होनी चाहिए। और फील्ड वाइंडिंग जो है वो कहाँ होनी चाहिए, वो तुम्हारी रोटर पे होनी चाहिए, ठीक है। सारे केसेस में, यानी पांचों के पांचों डिफरेंसेस में यही चीज हमने पाई। तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई डीसी है आर्मेचर वाइंडिंग ऑन रोटर, यानी कि हम डीसी वाइंडिंग को डीसी जनरेटर के केस में आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे क्यों की जाती है। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, आपने डीसी जनरेटर जब पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा इस तरीके डीसी जनरेटर का स्ट्रक्चर होता है। ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ की होती है, यहाँ पे तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग होती है, और ये जो रोटर होता है इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जा रहा है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबके मन में आता है कि भाई अगर सारी बातें अच्छी हैं आर्मेचर को, अगर हम मुझे रोटर पे ना रख के स्टेटर पे करता हूं तो सारी चीजें अच्छी हो जा रही हैं, तो डीसी में ऐसा हमने क्यों नहीं करा। तो उसका रीजन समझते हैं। उसका रीजन है ये, क्या रीजन है कि पहले के समय में भाई देखो, हम जानते हैं कि अगर डीसी ले लेते हैं, ये डीसी स्ट्रक्चर है, तो ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, और मैग्नेट के बीच में जब भी कंडक्टर मूव करेगा तो यहाँ क्या बनेगी, एसी बनेगी। और इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी स्प्लिट रिंग
स्प्लिट रिंग और किसकी जरूरत पड़ेगी, और ब्रशेस की। ठीक है, तो स्प्लिट रिंग चाहिए और ब्रश चाहिए। इन दोनों की मदद से ही हम लोग इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाएंगे। यही काम करते हैं डीसी जनरेटर में, यानी कौन सा काम हो रहा है, रेक्टिफिकेशन का। तो स्प्लिट रिंग और ब्रशेस की मदद से रेक्टिफिकेशन किया जाता था, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता था। ये होता है रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये पहले के समय में ये चीज हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास ना तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, ना ही हमारे पास कन्वर्टर इतने सक्षम थे। कन्वर्टर नहीं थे, या दूसरे शब्दों में कहें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है, ये एक आपकी पूरी एक सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी कमी थी। यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो थी वो नहीं थी हमारे पास एडिसन के टाइम पे। तो एक लौते मैकेनिकल रेक्टिफायर की हमें जरूरत थी। ये क्या होते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत पढ़ा चुका हूँ काफी डिटेल में। ये होते हैं आपके मैकेनिकल रेक्टिफायर। तो क्योंकि हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स नहीं थे, यानी कि ट्रांजिस्टर, एससीआर, थायरिस्टर, डायो, ये सब नहीं थे, तो इसीलिए हमें क्या था, मैकेनिकल रेक्टिफायर की जरूरत थी। इसी वजह से डीसी के केस में हम लोगों ने आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे रखा। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल रेक्टिफायर काम ही तभी करते हैं जब रोटेशन होगा, यानी कि जब तुम्हारी आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट होगी, केवल तभी मैकेनिकल रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो क्योंकि हमें आर्मेचर वाइंडिंग में एसी बन रही थी और उसे हमें डीसी में कन्वर्ट करना था, और वो तभी हो सकता था जब मैकेनिकल रेक्टिफायर वर्क करें, यानी कि रोटेशन में, इसीलिए हम लोगों ने डीसी जनरेटर केस में आर्मेचर वाइंडिंग को हमने क्या करा, रोटर पे रखा। जबकि जो एसी जनरेटर के अंदर ये चीज़ हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें किसी भी तरीके की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ना तो हमें रेक्टिफिकेशन चाहिए, ना हमें एसी की ज़रूरत है, इन्वर्टिंग एक्शन चाहिए, दोनों ही हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो एसी जनरेटर होते हैं उसके अंदर हम लोग शिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन डीसी जनरेटर केस में शिफ्टिंग नहीं की जाती है। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो इसके अंदर मैंने आपको 5 डिफरेंसेस बताए, एक सिमिलैरिटी बताई, ठीक, और उसके हमने और डिफरेंट टाइप्स के डिस्कशन करे, बहुत डिटेल में गए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और आई होप ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुई होगी, जो भी आपके मन के डाउट्स होंगे। फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।